नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवगुरु टॉक शो। और आज हम इन पंक्तियों से शुरुआत करेंगे कि हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा नापने को आसमान बाकी है। बुलंद इरादों के साथ हमारे शहर में शिक्षा की अलग जगह रहे और यहाँ के छात्रों को बेहतर शिक्षा देकर बड़ी बड़ी संस्थाओं में भेज रहे एक ऐसे शख्सियत जो हमारे बीच है, जो आईआईटी बम्बई का प्रोडक्ट्स हैं। आइए उनसे मिलाते हैं। हमारे बीच है सुमित कुमार जी। आपका स्वागत है सुमित जी, धन्यवाद नवगुरु टॉक शो में। धन्यवाद नवनीत जी, धन्यवाद गुरु जी, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर दिस न्यू शो नवगुरु टॉक्स। जी थैंक बहुत यू। अच्छा चल रहा है जी काफी अच्छा, और आगे भी बहुत अच्छे चलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय से आप समय निकाल कर यहाँ आए। और मैं बताना चाहूँगा कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ आप देश हित और जनहित के कार्यों को भी करते हैं। आप एक दिए से लाखों दिए जला रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो हम देखते हैं कि आप आईआईटी बम्बई के प्रोडक्ट है और वहाँ के छात्र हैं। साथ में आप चाहते तो एक अच्छा लग्जरी आप एक लाइफ स्टाइल जी सकते थे। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में, विदेशी कंपनियों में अपना जॉब कर सकते थे, लेकिन आप एक शिक्षक बने। क्यों? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी यहाँ बुलाने के लिए। जी मैं 2005 में आईआईटी बॉम्बे मैंने ज्वाइन किया था और 2009 में पास आउट हुआ। 2-3 साल बड़ी कंपनी में काम करने के बाद एक चीज़ हमेशा कमी रहती थी कि अपने प्लेस के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे भी हम लोग का ब्रिंगिंग फैमिली बैकग्राउंड ही रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ही नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और आपके पास जब आप कमियों में जीते हैं तो दो चॉइसेस होता है, या तो आप जब आपको सुविधा मिलती है तो और ज़्यादा बेहतर करके आप अपनी ये सोचते हैं, अपनी फैमिली के लिए बस सोचते हैं, या फिर आपको लगता है कि अगर आप कंट्रीब्यूट कर पाएँ उस सोसाइटी के लिए जहाँ से आपको सब कुछ मिला है। तो मैंने सेकंड चॉइस सेलेक्ट किया। जॉब छोड़ने के बाद 1-2 साल मैं ऑलमोस्ट इंडिया के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में घूमा था टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू। 3-4 सेक्टर मेरे को लगा कि जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन। तो शुरुआत मैंने एग्रीकल्चर और एजुकेशन से किया है। हेल्थ में भी संयोग से मेरी वाइफ डॉक्टर है तो उसका सहयोग मिल रहा है। हाजीपुर में मेरा बर्थ प्लेस है, ये बर्थ प्लेस है जी। तो एक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट तो रहता ही है। तो यही था शुरुआत कि हम लोग हाजीपुर में शुरुआत करें। लेटर से कि अगर हम लोग, बिकॉज हाजीपुर मोरलेस रिप्रेजेंट करता है इंडिया का 80% ऑफ पॉपुलेशन। जी। पॉपुलेशन की सम 80% वैसे प्लेसेस जो कि टायर 3, टायर 4 प्लेसेस या रूरल सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं तो इसको रेप्लिकेट करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। स्ट्रगल होता है छोटे प्लेसेस में काम करने का, वो अलग चैलेंजेस है, बट उन चैलेंजेस से वर्कआउट करते हुए काफ़ी अच्छा आउटकम रहा है। पिछले 10 सालों में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है बच्चों के साथ, लोगों के साथ। जी। तो गलत नहीं है, मैं तो बोलूँगा कि जितने अच्छे लोग आए, जो पढ़े लिखे अच्छे कॉलेज से आए वापस, तो और ज़्यादा हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी। जी, मैंने देखा कि आप एक पूरी टीम है जो आपस में मित्र भी हैं और आईआईटी करके फिर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में बताइए कि वो लोग कैसे कन्विंस हुए कि हम इसके लिए समय निकालें। मेरे साथ जैसे शुरुआत में मैं प्रज्वल लुके हैं, वो आईआईटी बॉम्बे के ही हैं, नागपुर के रहने वाले हैं जी। और रामेश्वर लाल थे, मतलब दुर्भाग्यवश वो अभी हमारे साथ बीच नहीं है, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। वो मेरे आईआईटी बॉम्बे के जूनियर ही थे जी। और मेरे कुछ दोस्त जो सिविल सर्विसेज में थे, अभिजीत बोले, दुष्यंत राजपूत, जो कि ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 10 था, उनका भी था कि नहीं हम लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट। सो वी डिसाइडेड कि नहीं, लेट अस स्टार्ट। और हाजीपुर का सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि देखो हमारा सोच था कि हम लोग किसी ऐसे प्लेस पे जाएं जहाँ पे वो सुविधाएं नहीं है, कुछ कमी है, वो सुविधाएं नहीं है, ताकि हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएं और हम लोग लर्न कर पाएं कि क्या
जो हम लोग, मैंने बोला कि मास को जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेस, काइंड एवरेज, तो उनके साथ हम लोग लर्न कर पाए। तो इसलिए हाजीपुर हमने सेलेक्ट किया और बहुत अच्छा सहयोग मिला। मतलब दे केम हियर जी। अपना जॉब छोड़ के, एंड दे हैव स्टेड हियर, दैट इज द अच्छा। बेस्ट पार्ट कि वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। फिर लोग जुड़ते चले गए। जी। अभी संयोग से हम लोग करीबन 150-200 लोगों की टीम हो गई है जी। तो अच्छा रहा है जर्नी। और आई एम रियली थैंकफुल टू देम बिकॉज मेल ही वापस आना उतना टफ नहीं था कंपेयर टू देम, जी। बिकॉज उनका स्टेट नहीं है, उनका हाँ, प्लेस हाँ, नहीं हाँ, है, बिल्कुल। अच्छी जगह वो जॉब में थे, जी। उस अच्छे जॉब को छोड़ के, जी। जो कि बहुत लोगों का ड्रीम होता है जॉब, वो जॉब छोड़ के छोड़कर वापस वो आना, भी। दैट वाज द टफ कॉल। सर, आज आपकी संस्था समर्थ्या क्लासेस बिहार में परचम लहरा रही है। मिस्टर पाणिनि आप ही के संस्था के ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 23rd रैंक लाकर हम वैशाली वासियों को, हम बिहार वासियों को गर्व महसूस कराया है। आप उसके बारे में बेहतर जानते हैं सर, उसके भविष्य के बारे में आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, अभी जेईई मेंस फेज 1 का रिजल्ट आया है, उसमें बिहार टॉपर पानी रहा है और टॉपर इसमें 23rd पोजीशन पे है। ये रैंक एग्जैक्टली नहीं है अभी, जो कि फेज 2 होगा अप्रैल में, उसका दोनों का क्यूमुलेटिव बेस्ड ऑफ रिजल्ट के बाद रैंक निकलेगा। उम्मीद करता है नेक्स्ट में वो 100% डाल लाए। पाणिनि क्लास 6 में मेरे पास आया था। उससे पहले उसी साल उसने सैनिक स्कूल ज्वाइन किया था, बट ही इज़ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ किड, तो उसका वहाँ मन नहीं लगा था। ही केम बैक क्लास 6 में, तब से मेरे साथ हैं। और जेईई मेंस का रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, हम लोग लास्ट ईयर भी बोले थे कि इसका बिहार टॉपर तो वो रहेगा। उससे पहले भी उसने काफ़ी अचीवमेंट्स किए हैं, जैसे 2022 में ओलंपियाड, 2021 में भी ओलंपियाड में उसका सिलेक्शन था, मैथ्स ओलंपियाड में आईएमओ तक गया था। फिर फिजिक्स में एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में पहुंचा था। 2023 में वो कैंप तक पहुंचा, बट टॉप 5 में सिलेक्टेड नहीं हुआ था एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी के। 2024 में ही वाज सिलेक्टेड, एंड नॉट जस्ट सिलेक्टेड, ही वाज रैंक 1 इन कैंप। जी। इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में, एंड देयर इन रियो डी जेनेरियो ही गॉट सिल्वर मेडल फॉर इंडिया। तो इंडिया को प्राउड कराना छोटे से प्लेस से जाके, इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। तो काफ़ी अच्छा किया है और बहुत ही सिंसियर शुरू से रहा है, अभी भी है। आप कहीं पे भी उसका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं देखोगे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं देखोगे, बिल्कुल डेडिकेटेड। उसको पता है कि उसको क्या चाहिए लाइफ में। जरूर उनका भविष्य भी हम समझते हैं बहुत उज्जवल होगा। जी बिल्कुल। और उसके अलावे अभिषेक एक छात्र हैं आपके, जिनकी मम्मी मेड हैं, और उसके अलावे ऐसे कई छात्र होंगे, उनके बारे में आप जरा बताइएगा कि वो कैसे अपनी पढ़ाई को कर पा रहे हैं। और देखिए, इसी साल अभिषेक भी है, उसका 99.87 परसेंटाइल आया है। उसका बड़ा भाई अमिताभ, वो भी 98.5 परसेंटाइल के आसपास है। दोनों बच्चे की माँ जो है वो स्कूल में हेल्पर का काम करती हैं। पिताजी भी कंडक्टर थे, बट कुछ बीमारी कारण वो काफ़ी सालों से नहीं कर पा रहे काम। तो हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि चूँकि जब आए हैं तो हमारा हमेशा से मोटिव रहा है कि हम लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों को हम लोग हेल्प कर पाएँ, जिनके पास फाइनेंसेस नहीं है टू गेट गुड एट स्कूलिंग, गुड अकेड्स। तो हर साल वैसे हमारे पास करीबन 250 से 300 बच्चे हैं अभी भी। जी। तो ये जर्नी हम लोग स्टार्ट किए थे एक रेफरेंस से। राजू और शिव था, वो शिव 10th में था, राजू उस टाइम में 11th में जस्ट गया था। उसकी माँ लेबर का काम करती थी, ईंट ढोने का काम। तो आप लोग जैसे किसी शिक्षक के थ्रू उनका रेफरेंस मिला कि बहुत बच्चा अच्छा है। ये 2014 की बात कर रहा हूँ। तो उन लोग को से शुरुआत की। एक राजू आईटी दिल्ली पहुंचा, शिव आईटी बॉम्बे पहुंचा, दोनों अभी अच्छे जॉब में हैं। तो वी सॉ द ट्रांसफॉर्मेशन जो उनकी फैमिली में हुआ। जी। तो हमारी कोशिश रही कि नहीं, हम लोग ऐसे जितने ज़्यादा बच्चों तक रीच कर पाएँ, जो अपनी क्षमता में हम लोग कर सकते हैं, तो उन बच्चों तक रीच कर पाए, और बहुत अच्छा आउटकम रहा है। जी। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आईटी पहुंचे हैं उस कैटेगरी से। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर साल जो कंडीशन हमने रखा कि 2 लाख से फैमिली इनकम कम रहे, वैसे बच्चों का हम एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ाम का क्राइटेरिया सिलेक्शन बेस्ड ऑन टैलेंट सिर्फ नहीं है। उसके बाद हम लोग उनका इकोनॉमिक वेरिफिकेशन कराते हैं कि सही में इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन हमारे पास है।
वंस वी गेट सेटिस्फाइड तो उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। हम्म, जो अभी पिछले विगत कुछ सालों में हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट किया, वहाँ भी यही सिस्टम रखा है जी। कि आरटी के थ्रू जो बच्चे आ रहे हो तो आ ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट भी अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं और जेन्युइनली दे वांट टू स्टडी, तो हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं। हमारा एम सिर्फ आईटी या मेडिकल नहीं पहुंचवाना है उन्हें, हमारी कोशिश है कि वो इतना प्रिपेयर्ड हो जाएं सो दैट कि भविष्य में कोई भी एक मतलब अच्छा जॉब वो पा पाएं, सो दैट कि अपने फैमिली को सस्टेन कर पाएं और नेक्स्ट जनरेशन को बेटर कर पाएं। जी, बहुत ही आप नेक कार्य कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि एक शिक्षक ही चरित्र का निर्माण भी कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और अगर चरित्र निर्माण की बात करें तो नैतिक शिक्षा, अगर शिक्षक चाहे तो किताबी नॉलेज के साथ नैतिक शिक्षा भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ऐसे में आप इसे अपने बच्चों के बीच कैसे आप रख सकते हैं, चाहे नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं? देखिए, कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि कैरेक्टर कैसे हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, बिकॉज सोसाइटी में बहुत सारे डेफिनेशंस रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वैलिड नहीं होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज हो, उनका इमोशनल कोशेंट स्ट्रांग रहे, सो दैट कि वो प्रॉब्लम्स को इमोशनली हैंडल करना सीख पाएँ, चैलेंजेस समझ पाएँ। मीन्स उनका क्या मोरल ग्राउंड अच्छा रहे कि वो, जैसे बहुत सारी ऐसी हरकतें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए उस उम्र में, वो सब हरकतों से दूर रहें, नशा से दूर रहें, किसी के कैरेक्टरिस्टिक हनन से दूर रहें, कमेंटबाजी से दूर रहें। तो हमारी कोशिश ये थी कि बच्चों को वो चीज़ दिखाएं। वो हम लोग अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को एज एग्जाम्पल सेट करके ही वो दे सकते हैं। जी। तो हम लोग बच्चों के साथ बहुत ओपन अप हैं, उनके साथ बहुत खुल के बात होती है, सारी बातें वो अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो बच्चों के साथ एक गैप मेंटेन करते हुए हम लोग बहुत क्लोज हैं। जी। इस गैप मेंटेन करने से मतलब क्या है कि हम लोगों ने एक बाउंड्री फिर भी रखा है कि नहीं, आप शिक्षक और छात्र का एक डिस्टेंस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड। वो अपनी सारी बातों को बहुत खुल के बताते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, क्या सही क्या गलत, उन्हें हम लोग एग्जाम्पल से, लाइफ एग्जाम्पल से बताते हैं। और हम लोग खुद के लाइफ के एग्जाम्पल से बेटर एग्जाम्पल कुछ दे नहीं सकते। बिल्कुल। तो वही कोशिश रहती है कि हम लोग उनको दे पाएँ एक अच्छा एग्जाम्पल दे पाएँ, क्या रॉन्ग है क्या सही है, वो बताते रहें टाइम टू टाइम। जैसे हम पहले हम देखते थे कि पुस्तकें आती थी नैतिक शिक्षा की, लेकिन अब वो मतलब पुस्तकें नहीं आ रही। तो ऐसा नहीं कि पुस्तकें नहीं है तो उनको नैतिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। हम आसपास के व्यवहार से, चाहे बातों से भी उनको बता सकते हैं। और बच्चे को अगर हम पढ़ाई के साथ साथ उनको जैसे भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन, चाहे ड्राइंग, बहुत सारी ऐसी गतिविधि कराकर भी हम उनको अवेयर कर सकते हैं। आपको कैसा है कि इसके बारे में क्या लगता है? जी बिल्कुल सही बोला आपने नवनीत जी। जैसे आप हम लोग का हर साल एक एनुअल फंक्शन होता है 25 दिसंबर में। जी। तो उसके जो भी इवेंट्स होते हैं ना, सोशल अवेयरनेस को लेके ही होते हैं। मीन्स आप अगर उसमें करीबन 17-18 परफॉर्मेंसेज होते हैं, जी। एंड मोस्ट ऑफ देम आर टेकिंग एन इश्यू ऑफ सोसाइटी। जी। जैसे इस बार हम लोग पॉस्को एक्ट पे किए थे, मोबाइल का मिसयूज पे किए थे हम लोग, कि फैमिली कैसे एक दूसरे से अलग होते जा रही है। हम लोग फादर का रोल इन अ फैमिली हम लोग उस पर शो किए थे। तो ऐसे जो सोसाइटी के हमारे कॉमन जो प्रैक्टिकल लाइफ हम लोग देखते हैं, उनको ही हम लोग डिपिक्ट करके, सो दैट कि बच्चा जब उसको उसमें पार्टिसिपेट करता है तो वो समझता है कि ओके दीज आर द चैलेंजेस। जैसे कुछ बच्चे तो लिटरली इमोशनल हो गए थे जब वो फादर एक्ट कर रहे थे। अच्छा। दे फेल्ट कि नहीं, सिर्फ पापा से ही मैं ऐसा कुछ करते हैं। अच्छा। तो एक हमने रेप पे किया था जी। मतलब थोड़ा सा स्कूल के हिसाब से या इंस्टीट्यूट के हिसाब से लगता है बहुत मतलब वो नहीं होना चाहिए, बट गर्ल्स इनफैक्ट पेरेंट्स दे फेल्ट कि नहीं यार, मतलब ये सब नॉलेज होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। गुड टच, बैड टच, ये सब के बारे में जानकारी खुल के बातें होनी बिल्कुल खुल के बातें होनी चाहिए, और उनको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश रहती है। प्लस हम लोग क्लीननेस ड्राइव जो करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली नाला में उतर जाते हैं, उसको साफ करते हैं, बच्चे साथ में होते हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है। तो ये सब सो दैट कि जब तक हमारे अंदर सेंस ऑफ प्राइड अपने प्लेस के लिए नहीं होगा, तब तक शायद हम लोग उस प्लेस को डेवलप नहीं करा पाते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है, कहीं ना कहीं नैतिकता हनन का मुख्य कारण मोबाइल ही है।
वो भी है, सोशल डिस्ट्रैक्शन भी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है। जी अब बच्चे या मतलब जनरेशनल गैप बहुत ज़्यादा हो गया, हर 5 साल में न्यू जनरेशन आ जी जा जी रहा है, जी मतलब बर्थ वाइज नहीं बट थिंकिंग वाइज। और पहले जैसे हम लोग छोटे थे तो हर एज ग्रुप के लोग एक साथ बैठते थे, हाँ। उनके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर होते थे, अब वो सब कम हो गया है। तो ये भी काफ़ी अफेक्ट डाला है। जी तो ये सब भी प्रॉब्लम्स हैं। ऑफ कोर्स मोबाइल इज़ अ फैक्टर, सब लोग सोशल मीडिया सोशल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और सोसाइटी से दूर हो गए, दूर हो गए। तो ये सब एक कारण है। अभी तो हम देख रहे हैं कि गुरु से ज्यादा गूगल से लोग पूछते हैं, पूछते ठीक है, और उसी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। दिमागी कसरत बंद हो गया है बच्चों का, और उसका भी प्रभाव बच्चों पर बिल्कुल। बहुत ज्यादा पड़ रहा है ना। तो अगर बच्चों को हम लोग कहें कि मोबाइल को उतना ही तक प्रयोग करें जितनी आपकी जरूरत है, तो शायद देखिए मेरा तो थिंकिंग बहुत अलग है। जैसे मैं K-12 में K-12 अंदर टिल 12th क्लास मुझे तो नहीं लगता किसी बच्चे को मोबाइल की ज़रूरत है, जी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी किताबें हैं अवेलेबल सोसाइटी में, आपके आसपास में अच्छे टीचर्स हैं, कहीं भी आप हो वैसे टीचर्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। प्लस क्या है कि आजकल मोबाइल का पॉजिटिव साइड में मैं मिसयूज बता रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि तुरंत में सर्च कर लेते हैं और ऑफ कोर्स दिमागी एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, तो होता क्या है कि आजकल इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है जी कि बच्चे कोशिश नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि एट द एंड ये मेरे को टास्क मिला है, आई हैव टू फिनिश बाय एनीवेज। बट जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं, वहाँ पे न्यू क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें समझ में आता है कैसे अटेम्प्ट करना, बिकॉज दे हैवंट थॉट कि कैसे प्रिपेयर करना है, बिल्कुल। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इसी कारण से मेरे को लगता है कि टिल 12th उतनी मैच्योरिटी नहीं होती क्या सही क्या गलत, जी तो चॉइस नहीं होता, आपको पता नहीं होता, आपके लिए एक बहुत ही ऐसा वर्ल्ड आपके सामने ओपन हो जाता है जो कि शायद आपके एज ग्रुप के लिए वो नहीं है सही, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। प्लस पॉजिटिव जो मैंने बोला कि अगर आप सॉल्यूशन सर्च मार दे रहे हो तो आपने उस क्वेश्चन पे कोशिश नहीं की, आपको पता है कि इस पे आपके पास ऑफ कोर्स वो नॉलेज है तभी आपको वो क्वेश्चन मिला है, तो आप पहले अपने दिमाग को लगाओ, पूरा एग्जॉस्टेड हो जाओ, नहीं समझ में आए तब आप पूछो टीचर से, गाइडेंस से, तो आप समझ पाओगे, ज़्यादा बेटर कर पाओगे और वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी। जब गूगल सर्च कर रहे हो आप लर्न नहीं कर रहे हो, वहाँ पे कोई लर्निंग नहीं हुआ, तो ये एक चैलेंज है जी। तो सर अभी इधर कुछ ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि आईआईटी नीट करने के लिए बच्चे कोटा जा रहे हैं और अभिभावक के अंदर डर बना हुआ है कि अगर बच्चा मेरा विफल हो गया तो वो सुसाइड अटेम्प्ट ना कर ले, और ऐसा कुछ न्यूज भी देखने को मिला है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पढ़ाई का दबाव ही सुसाइड का कारण हो सकता है या कुछ अन्य कारण भी हो सकता है। आप इस विषय को कैसे देखते हैं? देखिए ऑफ कोर्स सुसाइड एक बहुत ही गलत स्टेप रहा है जिन्होंने लिया, देखिए बहुत चैलेंजेस होंगे जी बट वो तो बिल्कुल ऐसा अगर कोई बच्चा सोच भी रहा है तो, या कोई भी लोग सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत है, बिकॉज उसका कारण बहुत सारा होता है। सिर्फ पढ़ाई में विफलता या एग्जामिनेशन में फेल्योर इज नॉट ओनली रीज़न। बहुत बार क्या होता है कि एक प्रेशर बिल्टअप हो जाता है और प्रेशर शेयर करने के लिए कोई आपके आसपास नहीं होता है। कोई मैंने बोला सोशल गैप, बच्चे पेरेंट्स से बहुत ओपन होकर बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने टीचर से बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप से नहीं बात कर पा रहे हैं, या पीयर ग्रुप के पास उतनी समझ नहीं है कि वो सही गाइड करें। वो उन्हें या तो बोलते हैं चलो कुछ नशा ही कर लो ठीक हो जाओगे, या गलत डायरेक्शन में गाइड कर देते हैं, बिकॉज उतनी मैच्योरिटी उस एज ग्रुप में होता नहीं है सही और गलत का। तो जो गैप हो गया अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने फैमिली, अपने दोस्तों से, वो गैप बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसमें वो शेयर नहीं कर पाते हैं और उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। बहुत बच्चे पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं कि मुझे दिक्कत आ रही है, उन्हें लगता है कि पेरेंट्स घबरा जाएंगे, उनके ऊपर प्रेशर हो जाएगा कि उन्होंने इतना रुपया मेरे ऊपर खर्च कर दिया है और नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है कि इसमें मतलब रेगुलर कम्युनिकेशन इज द की। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं प्रॉब्लम है तो दे शुड शेयर इट विद देयर पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर से बताओ, उनके साथ डिस्कस करो, अपनी प्रॉब्लम्स को बोलो। अगर फिर भी नहीं समझ में आए गो फॉर काउंसलर। तो बिल्कुल लेना चाहिए सेशन, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इफ यू गो टू एनी काउंसलर, कोई आपको पागल नहीं डिक्लेयर करेगा। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों को लगता है कि अगर हम काउंसलर के पास जाएंगे तो कोई बोलेगा तुम तो पागल हो गए हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। डिस्कस विद देम, अपने खास से सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम बताओ, उनकी प्रॉब्लम को समझो। और पेरेंट्स के साथ को मैं बोलना चाहूँगा कि
आप लोग अपने एस्पिरेशंस को बच्चों पे ना थोपे। मुझे लगता है कि बहुत बार क्या होता है, आपके एस्पिरेशंस का बर्डन बच्चे बहुत ज़्यादा कैरी कर लेते हैं। जी। तो वो भी नहीं होना चाहिए। सोसाइटी का प्रेशर मत लो, तुम्हारी लाइफ है, बी विथ योर सेल्फ, जो तुम्हें जो सही लगे। ऑफ कोर्स वो सोसाइटी को हार्म ना करे, वैसा चीज डू दैट। बिल्कुल। कुछ गार्जियन तो ऐसे हैं कि 5वां में पढ़ रहा है बच्चा और कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। तो इस तरीके का सोच गार्जियन का भी हो गया है कि मतलब मेरा बच्चा को यही बनना है, जबकि बच्चे का इंटरेस्ट लेवल कुछ अलग है। तो इस तरीके का वाकया देखने को मिलता है। बिल्कुल वही बोला ना, एस्पिरेशंस का बर्डन बहुत हेवी होता है। बस वो बच्चों पे ना डालें, लेट देम हैव एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ताकि उन्हें पता चले वो करना क्या चाहते हैं। एंड फिर डिसाइड करो, इनफ टाइम होता है। अगर 2-3 साल कोई डेडिकेटेड किसी फील्ड में कर ले तो उधर अच्छा कर लेगा, दैट इज इनफ टाइम। जी सर, अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, उसे जानना तो जरूरी है, और लेकिन इस होड़ में हिंदी को हम लोग धीरे धीरे दूर करते जा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि व्यवहारिक ज्ञान से बच्चे दूर हो रहे हैं। अब इसका एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। हम एक अच्छा बच्चा जो अच्छा पढ़ रहा है, वो उनसे पूछा गया कि 69 रुपया दिया है, ठीक है, तो उनको 69 रुपया का मतलब नहीं समझ में आया, जबकि रहना इसी समाज में, उन्हीं सब्जी वाले, रिक्शा वाले, टेम्पू वाले से उनको बात करना है। तो फिर अगर वो हिंदी को नहीं जानेंगे तो फिर वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही बोला आपने। और आपने तो एग्जाम्पल, एक बच्चे के लिए मैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल अभी स्टार्ट किया, आपको पता ही था। हाँ। तो एक पेरेंट्स हैं, एक क्या 2-3 पेरेंट्स हैं कंप्लेन लेके कि सर आप बच्चों को हिंदी में काउंटिंग सिखा रहे हैं, ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है जी, आप बच्चों को चौहद्दी क्या है ये बता रहे हैं, हाँ। ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो वही प्रॉब्लम है कि मतलब हमें जिस सोसाइटी में है उस सोसाइटी का लैंग्वेज तो पता होना ही चाहिए। बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। उससे 2 फायदा होता है। एक तो वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि हाँ किस लैंग्वेज में बात हो रही है, क्या बात हो रही है। जी। प्लस व्यवहारिक ज्ञान होता है, उन्हें बेवकूफ़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो ये सब नॉलेज होना चाहिए। हमें समझना होगा कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ऑफ कोर्स ग्लोबल मतलब मैक्सिमम जगह यूज हो रहा है, तो यू शुड नो, बट वो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लर्न करना बहुत टफ नहीं होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लैंग्वेज है वो, इट्स नॉट हु यू आर। तो अपने यहाँ एक क्या ना, एक हम लोग उस पर क्रिएट कर देते हैं कि नहीं ये अगर अच्छा इंग्लिश बोल रहा है तो ही इज वेरी नॉलेजेबल। ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं, उसको लिख पा रहे हैं, उसको बोल पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। बिकॉज रिक्वायरमेंट इसलिए है बिकॉज मैक्सिमम जो बुक्स हैं ऑथर्स के वो इंग्लिश में है, साइंटिफिक खासकर, तो फॉर दैट रीजन इट इज रिक्वायर्ड। बट वो नॉलेज, लैंग्वेज का नॉलेज है, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का हिंदी पे कमांड है, इंग्लिश पे कमांड है, भोजपुरी पे कमांड है, हम लोग वज्जिका में है, वज्जिका पे कमांड है, किसी भी लैंग्वेज में कमांड है, तो वो इंग्लिश पे वो आराम से कमांड कर सकता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझना होगा कि लैंग्वेज है वो लर्न कर जाएंगे बच्चे, समय के साथ अपने आप लर्न कर जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात थी, कहा जाता है कि बैक बेंचर्स जो होते हैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मुझे लगता है कि बैक बेंचर ही बहुत सफल होते हैं। क्या आपके कोई ऐसे मित्र हैं जो बैक बेंचर रहे हो? मैं खुद बैक बेंचर था। नहीं, होता क्या है कि क्या ना, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हम लोग बना लेते हैं बिना प्रैक्टिकल या बिना क्लासरूम नॉलेज के। हम लोग जैसे बहुत बार होता है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई स्टार्टेड, जो समर्थक का जर्नी, द बेस्ट पार्ट इज कि वी स्टार्टेड विद जीरो इन्वेस्टमेंट। जी। मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा, नवनीत भैया वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिजाइंड आवर क्या बोले पहला पोस्टर भैया ने डिजाइन किया था। तो मतलब इस तरह से हमने स्टार्ट किया है। मतलब पॉइंट इज कि आवर आइडियाज की नो, वी शुड नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वर्किंग आउट आवरसेल्फ। तो ऐसा नहीं है कि बैक बेंचर्स आईआईटीज में नहीं पहुंच पाते हैं, सिविल सर्विसेज में नहीं पहुंच पाते हैं। इंटरेस्ट की बात है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कुछ बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उन्हें, मुझे लगता है कि जिस फील्ड में वो है, अगर उधर एक्सपोजर बेटर मिले तो काफी अच्छा कर जाएंगे। जी जी। तो इट्स नॉट अबाउट दैट बैक बेंचर वगैरह, वो सब कहने की बातें हैं, कहने की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। जो
जिसमें लगन होती है, इच्छा होती है कुछ करने की, वो कर ही जाता कर है। लेते हैं जी। और हम देख रहे हैं कि पहले ऐसा लगता था कि 12th के बाद लड़कियों को यहाँ पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, क्योंकि वैसा इंस्टीट्यूशन था नहीं। लेकिन आपने एक ऐसी संस्था बेल फैकल्टी के साथ आपने खोला, और वहाँ पे बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं। आखिर उन बच्चियों का क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या कर रही हैं, उनका क्या मतलब सफलताएं मिल रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बहुत सारी बच्चियाँ काफ़ी अच्छे कॉलेज में गई हैं। आकांक्षा गई NIT Trichy से, अभी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में है। हर्षिता IIT बॉम्बे से करके फिर मॉर्गन स्टैनली में जॉब कर रही है। मुस्कान अभी IIT पटना में पढ़ रही है। नीलिमा IIT गुवाहाटी में थी। अदिति IIT धनबाद में थी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी जी। अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि लड़कियां कहीं बाहर जाके अच्छा कर सकती हैं। इनफैक्ट देखिए, माइग्रेशन जो है उसके, मुझे जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, 4-5 रीजन्स लगा मुझे। कि पहला रीजन लगा कि बच्चों को फ्रीडम चाहिए, जी। कि जितना जल्दी हम लोग पेरेंट्स से दूर हो जाएं तो हाँ। 10th होते हैं भागने की कोशिश जी, करते हैं, हाँ, कुछ लोग हाँ, 8th 9th में भागने की कोशिश जी। करते हैं। सेकेंड एक रीजन लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, पता नहीं क्या होता होगा बाहर में, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। थर्ड, सोशल प्रेशर, पेरेंट्स के लिए सोशल स्टेटस होता है कि हम कैसे बोलेंगे कि मेरा बच्चा छोटे प्लेस में पढ़ रहा है, ये भी एक रीजन होता है। और फोर्थ होता है पेरेंट्स का डर। पेरेंट्स का डर इन द सेंस कि कल को बच्चा ना बोले कि आपने मेरे ऊपर खर्च नहीं किया, हाँ, ब्लेम ना करे। हाँ। तो पेरेंट्स शुड हैव अपर हैंड कि देखो हमने तुम पे खर्च किया, तुम नहीं कर पाए। तुम नहीं कर पाए। बट ये मुझे लगता है ये सब रीजंस के बजाय हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा व्हाट इज गुड फॉर देम। आप कहीं भी जाओ, मतलब जाओ वहाँ पे टीचर से मिलो, आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के साथ कौन रह रहा है, कौन उनको गाइड कर रहा है। ये नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। टैग के पीछे मत जाओ। जी। जैसे अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सामर्थ्य में आओ, आप अगर आओ तो मुझसे मिलो, मेरे टीचर से मिलो, आप जी। उनको समझो, अगर लगा कि नहीं दे आर गुड फॉर योर किड्स, तब उनके साथ रहो। अदरवाइज सिर्फ टैग के पीछे नहीं कि मुझे एक इंस्टीट्यूट में जाना बिकॉज उसका बहुत बड़ा ब्रांडिंग है, वाई में जाना बहुत बड़ा ब्रांडिंग है। प्लस हमें समझना होगा कि इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन में डिफरेंस है। बिकॉज आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एजुकेशन की जगह इंटरटेनमेंट हो रहा है। हाँ, जी। हाँ। और बच्चों को उस एज में समझ नहीं होता कि दैट इज रॉन्ग फॉर देम। बहुत बच्चे शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाए मुझे, बस क्विक वे टू सक्सेस। कोई क्विक वे टू सक्सेस नहीं होता है। एट देन क्या होता है, हार्ड वर्क मैटर्स। जो रेगुलर कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहा है वही सक्सेसफुल होने वाला है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इंटेलिजेंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और बच्चों को वही हमें करना है कि भाई आप मेहनत करो। पेरेंट्स को तो ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे वो एनी टाइम पहुंच पाए, चेक कर पाए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, सही में इंस्टीट्यूट जाता है या नहीं जाता है। टीचर से मिल सकते हैं वो लोग रेगुलर बेसिस पे, उनका परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, हर कोई तो सक्सेसफुल होना नहीं है, दैट इज वेरी एविडेंट। मेडिकल में 25 लाख बच्चे अपेयर, ऑलमोस्ट 24-25 लाख बच्चे अपेयर होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में हार्डली 30,000 सीट्स हैं, तो आप खुद रेशियो समझ सकते हैं। इंजीनियरिंग में मान लो अच्छे कॉलेज में अराउंड, अगर IIT NIT को मिला दिया जाए तो अच्छे कॉलेज में 15 से 20,000 सीट्स हैं। ऐसे नॉर्मली 50,000 मिल जाता है, बट मैं नॉर्मली अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो और 12.5 लाख बच्चे, 12 लाख बच्चे बढ़ते हैं, तो ऑफकोर्स हर कोई तो सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर उनकी पोटेंशियल 60% की और 70% रीच कर पाए, दैट इज सक्सेस फॉर देम। लेकिन अगर किसी का पोटेंशियल 95% और 80% पे आ जा रहा है, दैट इज अ फेलियर। तो पॉइंट इज कि उनकी पोटेंशियल को समझते हुए वैसे उन्हें गाइड करना जरूरी है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों को अभी रखा कि हाँ, बच्चे क्या सोचते हैं और अभिभावक क्या सोचते हैं। और अगर इन बातों से बहुत लोग प्रेरित भी हो रहे होंगे, चाहे अपनी बात को समझ रहे होंगे, और हम समझते हैं इसका लाभ बच्चों को जरूर मिलेगा। जी। मतलब सड़की संस्था जो हो गई, जब से हाजीपुर में खुला है, तब से मुझे लगता है कि हाजीपुर के बहुत ऐसे व्यक्ति, उद्योगपति या जो अच्छे जॉब में, उनके बच्चे सड़के संस्था से जुड़े हुए हैं, और वो अपने बच्चे को कोटा जैसे, दिल्ली जैसे शहर में नहीं भेज रहे हैं। और वहां जाकर मुझे जहां तक एक्सपीरियंस मिला कि अच्छा कर रहे हैं बच्चे। तो ये सर आपके लिए बहुत अच्छी बात है, हम सबों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपका संस्था बहुत ऊंचाइयों को छुए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। नहीं, वही सही बोला। जैसे बड़े जगह पे
होता है ना कि पहले 10-15 साल पहले हम लोग सुनते थे कि भाई रूरल प्लेसेस बहुत ज़्यादा बच्चे आईआईटी जा रहे हैं या आईएएस बन रहे हैं या फिर मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। जी बट पिछले बहुत सारे सालों का अगर हम लोग डिटेल रिपोर्ट्स देखेंगे तो जी। अर्बन का संख्या बढ़ गया है। जी तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज होता क्या है कि जब हम लोग थे 2000 से 2007-8 की बात करें तो उस टाइम बॉम्बे हो, दिल्ली हो, मतलब मुंबई जो अब है, दिल्ली हो, ये सब क्या है गोइंग प्लेसेस था जहाँ पे मॉल्स कल्चर आ रहा था। तो उन बच्चों के लिए, वहाँ पे जो बच्चे थे उस एज ग्रुप पे, उनके लिए वो एक डाइवर्जन था। सही बात। फैसिलिटीज मिल रही थी उनके पास, अवेलेबल होना स्टार्ट हुआ था, तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड उधर थे। अब उनके डेली लाइफ का वो पार्ट हो गया है। हमारे यहाँ वो कल्चर अब आना स्टार्ट हुआ, या फिर बच्चे मोबाइल्स के थ्रू उस कल्चर को देख तो रहे हैं बट जी नहीं पा रहे हैं। जी तो जैसे ही उनको मौका मिलता है, व्हेन दे गो आउट, कोई गाइडेंस होती नहीं, कोई देखने वाला है नहीं, और मोबाइल एक झूठ का साधन हो गया है कि आप कहाँ हो, तो क्लास में हैं और घूम रहे हैं। तो उस समय वो भी एक रीजन होता है कि डाइवर्जन बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज और एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डाइवर्जन का रीजन है जी अच्छे बच्चों की मैं बात करूँ जो बहुत सिंसियर हैं। होता क्या है कि जैसे अब पानी या अभिषेक ये सब बहुत 4-5-6 साल से मेरे साथ हैं। तो वैसे ही हर इंस्टीट्यूट के पास कुछ बच्चे काफ़ी पहले से होते हैं जो कि धीरे धीरे करके उनको स्कूलिंग के बाद गाइड किया जाता है। ऑफ कोर्स उनका ट्यून अप हो जाता है टीचर्स के साथ, संस्थान के साथ, तो उनके हिसाब से वो उनका बेस भी स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ से जब अच्छे बच्चे जाते हैं जिनका बेस अच्छा नहीं रहता है, वेन दो वो डाइवर्जन तो एक अलग पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको लगता है हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं बट मेरा रैंक नहीं आ पा रहा है, रैंक तो उन बच्चों का आ रहा है। तो एक फ्रस्ट्रेशन होता है। सो बच्चों के साथ शेयर करने के लिए उस समय आसपास में कोई होते नहीं है, तो वो तुरंत में डाइवर्ट हो जाते हैं। गेमिंग पार्लर्स बने हुए हैं, बड़े बड़े मतलब हॉल्स बने जहाँ पे गेमिंग जोन है। जी आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर देते हैं टुवर्ड्स ड्रग्स एंड नशा। तो ये सब भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है डाइवर्ट होने का। अच्छे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, वो तुरंत लगता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, और फिर वो कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करते चले जाते हैं। उनसे डिस्कस करने वाले कोई नहीं होते, पेरेंट्स सीधे रिजल्ट देखते हैं, पेरेंट्स का भी एक प्रेशर आता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तो ये सब दिक्कतें आती हैं बच्चों को, अच्छे बच्चों को, फिर उस कारण से उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे नीचे होता है। जो एक्सट्रीमली सिंसियर है वही अच्छा कर पाता है। जी तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जी। और हम कहना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में देखें तो कुंभ में आईआईटी बाबा काफी चर्चित हुए, और वो इसलिए चर्चित हुए क्योंकि वो आईआईटी करके बाबा बने थे। अभी आईआईटीएन हैं, और आप उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभय वॉज 3 years जूनियर टू अस। मैं 2008 बैच का हुआ है। अच्छा। और काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर अच्छा था। बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे अब सपोज जो मतलब चलिए उसको मीडिया हाईलाइटेड हो गया इसलिए आ गया। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने चॉइस से अलग फील्ड सेलेक्ट करते हैं। हम ही लोग हैं, या बिहार की मैं बात करूँ, जैसे जो मतलब कोई भी लोग ऑफेंडेड नहीं फील करे। जैसे अपने क्या है, प्राइवेट जॉब वालों की कंडीशन वही है जो दिल्ली में या तमिलनाडु में, दिल्ली में कांग्रेस की हालत है और तमिलनाडु में बीजेपी की हालत है। मतलब कोई वैल्यू नहीं है अपने यहाँ। तो इसी कारण से अपने यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि सालों सालों तक सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं। सक्सेस रेशियो कम है, कुछ लोग पाते हैं कुछ लोग नहीं पाते हैं। तो सेम चीज़ होता है कि जब हम लोग आईआईटी में जाते हैं तो एक अलग सा आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि नहीं बाहर ही जाना है, बहुत पैसे कमाने हैं, या फिर तुमको आईएएस बनना है, तुमको आईपीएस बनना है, तुमको ये करना है, जो एक मतलब एक ड्रीम है लोगों के उसी पे। तो बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो अपना अपना चॉइस होता है। भय का जो भी फैक्टर्स हो उसने चूज किया कि नहीं ही नीड्स हिज ओन आइसोलेशन। तो मुझे लगता है उसको सॉलिट्यूड में रहने देना चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसा आपको लगता है कि वो फिर वापस आएंगे अपने लाइफ में? देखिए, हर एक का अपना चॉइस है ना, और गलत सही जज करने वाले हम लोग कौन होते हैं? जी जी। अब कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के हाजीपुर आ गया, राइट? तो कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, मैं एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, या मेरा एग्रीकल्चर में जैसे बताया था, तो एग्रीकल्चर में काम करे सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक मेरा जूनियर है जो कि लेक्स को क्लीन करता है जी। तो
एक है 2-3 लोग हैं जो कि आईएएस का जॉब छोड़ के, जो इतना होता है क्रीम जॉब होता है, उसको छोड़ के अपना स्टार्टअप कर रखे हैं एंड दे आर डूइंग गुड। तो अपना अपना चॉइस है, मुझे लगता कोई है। आपके मित्र ऐसे आपको ताना मारते हैं कि यार ये तुम इतना अच्छा जॉब छोड़ के तुम हाजीपुर में क्या कर रहे हो? नहीं, सबसे अच्छी बात होती है व्हेन यू गो टू गुड कॉलेज, हम्म, तो जो भी आपके आसपास लोग होते हैं बहुत मैच्योर होते हैं। आपका पीयर ग्रुप, देखिए अच्छा कॉलेज का क्या बेनिफिट होता है कि आपका जो सर्किल बनता है, आपके जी। पीयर ग्रुप जो होते हैं बहुत, अगर आप टैलेंटेड है तो वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है या फिर आपके इक्वल टैलेंटेड है, तो लॉ ऑफ एवरेज बोलता है आपका टैलेंट को और इंक्रीज ही करेगा। आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बनता है एंड दे ऑलवेज गाइड यू बिकॉज दे नो कि ड्रीम का क्या महत्व है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हर एक का अपना ड्रीम होता है। किसी को पैसे की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, किसी को नेम एंड फेम की ज़रूरत होती है, किसी को सेटिस्फैक्शन मिलता है कुछ दूसरों के लाइफ में चेंजेस देख के, तो जी। अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। तो हम लोग के सर्कल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट दे ऑफन कम हियर, बच्चों को गाइड भी करते हैं, वो बीच बीच और में बीच-बीच आकर में वो आते मिलते हैं, भी हैं। मिलते हैं बच्चों से, जी। गाइड करते हैं, और भी अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो जी। ये सब होता है। तो ये अच्छा बेनिफिट होता है एक अच्छे कॉलेज में जाने का। जरूर जरूर। सर, आप अपने स्कूलिंग लाइफ की अगर बात की जाए, जब आप स्कूल जाते थे, कोई ऐसी यादें जिसे सोचकर अभी आपको बहुत हंसी आता है और बहुत खुशी भी मिलते हैं, बता सकते ऐसे तो बहुत सारे मेमोरीज हैं, खासकर भाई लोगों के साथ, अपने भाई लोगों के साथ, और अपने कॉलोनी में बहुत अच्छा माहौल था हम लोग के समय, हैं? हाँ, जहाँ पे हम लोग छोटे थे। तो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट वाज सरस्वती पूजा का हाँ हम लोग जब करते थे, तो जी। उस टाइम बहुत डेडिकेटेडली लोग, और बहुत अच्छे लोग, मीन्स कोई भी फालतू की हरकतें नहीं होती थी। लोग रात भर जगते थे, फैमिली सपोर्ट सबको रहता था, क्योंकि कम लोग थे, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। खेलने जाना, अलग अलग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना, मतलब पूरे टीम जाती थी, कोई कभी मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहा है, दूसरे स्टेट तक जा रहे हैं हम लोग खेलने के लिए। तो वो सब बहुत अच्छी मेमोरीज हम लोग के साथ जुड़ी। मतलब वी आर रियली प्रिविलेज्ड कि हम लोग उस जनरेशन से निकले जहाँ पे ट्रांजिशन भी हो रहा था, सोशल हार्मोनी भी थी, जी, जी। एंड एक दूसरे का साथ सबको था। मतलब वहाँ पे कभी ये नहीं होता था कि अगर कोई अंकल डांट दिए तो घर वाले उनसे लड़ने जाएंगे, वो उल्टा पहले आपको दो थप्पड़ लगाएंगे, डांटेंगे, क्यों तुमने गलती की होगी तभी अंकल बोले। हाँ, सही बात। या हम लोग ऐसा था कि मैं हमारी टीम में सबसे छोटा मैं था प्लेयर, वे लोग काफी थे, और भी इनफैक्ट ऐसा था कि हमारे दोस्त के पापा लोग भी खेलते थे साथ में। सो वो सब नबील भाई। मेमोरीज, दैट वाज रियली वंडरफुल टाइम। जी। अफसोस ये रहा कि हम लोग के पास उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था कि बहुत सारे ऐसे कंपटीशन जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का था, उसके बारे में नॉलेज नहीं था। नहीं जैसे था। एनटीसी के बारे में नहीं पता था उस टाइम, एनटीसी होता भी है, केवीपीवाई के बारे में नहीं पता था, ओलंपियाड्स के बारे में मेरे को बोकारो नहीं, जाके नहीं पता पता चला, आईआईटी के बारे में इनफैक्ट बोकारो में जाके पता चला। तो ये सब नॉलेज की कमी थी, स्कूल में वैसा एक्सपोजर नहीं था। जैसे अब पांढेनी वाली सिल्वर मेडल लेके आया लास्ट ईयर, इस साल उम्मीद है कि गोल्ड लेके आया। तो उसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है उसके कैरियर ग्रोथ में, ये सब हमें उस टाइम नहीं पता था। हार्डली, मतलब आईआईटी के बारे में तो हम लोग को सुनने तक नहीं थे, बाद में पता चल कि हाँ वो भी उस जगह से निकले हुए हैं, उस जगह से निकले हुए हैं जो कॉलेज में जाने के बाद। तो ये सब थोड़ा सा एक्सपोजर उस टाइम कम था। और लकीली जिस प्रकार आप बताए सर, पहले सामाजिक एकजुटता थी, सभी लोगों में एकता था, मिलनसार था, लेकिन अभी ये सब खत्म होते जा रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है ना कि इसका असर हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। या यूं कह लीजिए कि सामाजिक परिस्थिति का क्या पढ़ाई पर, बच्चों पर असर पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। मैंने बोला ना कि देखिए, जब आपके पास, आपके आसपास में ऐसे लोग हों जो आपको इनकरेज करें, जी। डिमोटिवेटेड नहीं फील कराएं, तो आप अच्छा करते हैं। हम लोग के समय सबसे अच्छी बात थी कि जैसे सपोज भैया के पापा हैं तो वो भी हम लोग को डांट देते थे, देखो ये गलत कर रहे हो। तो एक फियर होता था कि नहीं कुछ गलत करेंगे हमें कोई भी टोक सकता है, डर होता था कोई देख तो ना ले। अब बच्चों में वो डर नहीं है, और दूसरे लोग से छोड़ना क्या फर्क पड़ रहा है उसका है ना। तो ये डिफरेंसेस क्रिएट हुआ है। कभी भी मतलब ऐसा फील नहीं होता था पहले कि हाँ भाई एक्स पर्सन अगर बोल रहा है तो कोई और है, हमेशा अपनापन सबके साथ मिला रहता था। उसका फायदा ये होता था कि एक तो आप गलत करने से पहले 10 बार सोचते थे कि कोई भी देख लेगा तो घर पे पता चल जाएगा, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर वो था। दूसरा ये था कि कोई अगर, जैसे मेरा एक फ्रेंड है कॉलोनी के ही, तो हम लोग के पास उतनी बुक्स नहीं होती थी, उनके पापा बहुत अच्छे बुक्स मंगाते थे अलग अलग जगह से, तो वी यूज्ड टू शेयर। अब बगल वाला अगर कोई अच्छा वो छुपाने की कोशिश करेगा तो दीज आर द डिफरेंसेस, मतलब वो देते थे हमें कि भाई देखो बुक मंगाए तुम लोग भी पढ़ लो। तो दीज आर बेनिफिट्स।
वो सब तो कमा ही है। जी। और इस कारण से क्या होता है कि ओवरऑल ग्रोथ आपका रिड्यूस होता है। डिमोटिवेट कोई नहीं करता था, अब डिमोटिवेटेड बहुत अभी फील बहुत कराते हैं। लोग करते हैं। आप कुछ भी अच्छा करोगे तो तुरंत में नहीं, आपकी कमी ढूंढने की कोशिश हाँ, करेंगे। हाँ। अब हम ही लोग हैं 10 साल से काम कर रहे हैं, तो लोग जैसे बहुत लोग पूछते हैं, जैसे मैं डिफरेंट कॉलेजेस में जाता हूँ, सब लोग ये पूछते हैं कि आपने जो कोशिश की छोटे प्लेस में, उसका क्या स्टेप्स क्या हैं। तो मैंने भी बोला था कि देखो, सबसे पहले तो लोग आप पे डाउट करेंगे कि क्यों, क्या रीज़न हो सकता है जो आ गया, बिकॉज एक्सेप्टेंस रेशियो कम है कि भाई बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के कोई क्यों ही वापस आएगा। सेकेंड, देन दे स्टार्ट लाफिंग एट यू कि पागल हो गया है, हाँ, इतना कुछ बेवकूफ, करके हाँ, फिर वापस घर पे आ गया। फिर आता है एक्सेप्टेंस, तब एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, एंड देन अप्रिशिएशन आता है। तो ये फेज हमको लगता है कि कहीं पे थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है, कहीं पे थोड़ा लेट पहुंचता है, बस यही डिफरेंस है। अदरवाइज ये फेजेस आते ही आते हैं। और यही कारण है कि अभी का युवा जो अगर कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं तो स्टार्टअप करके भी डर में जीते हैं। हाँ। क्योंकि 10 लोग उनको बोलने वाले होते हैं, अरे यार क्या कर लिया तुम, क्या स्टार्टअप कर लिया, क्या शुरू कर लिया। इस कारण से कहीं ना कहीं वो विफल भी हो जाता है। भाई देखिए, मतलब बहुत लोग हैं, मैं खासकर वैसे लोगों को बोलूंगा कि कभी सेल्फ डाउट मत रखो। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे आइडियाज क्लियर है कि आई वांट टू डू दिस, कीप ऑन डूइंग, इट टेक्स टाइम, पेशेंस चाहिए होता है, और समय कोई डिफाइन नहीं है। इट माइट की क्लिक इन अ ईयर, इन अ मंथ, इट माइट टेक डेकेड्स। सो करते रहना है। बहुत सारे अपने पास ऐसे जर्नी है जो कि कंसिस्टेंटली करते रहें, और एट मतलब आफ्टर मेनी ईयर्स उनको सक्सेस मिला है। तो आप अपने आइडियाज, अगर आपको उस पर ट्रस्ट है, आपको अपने आइडिया पे ट्रस्ट है, तो कीप ऑन डूइंग दैट, और सक्सेस मिलना ही मिलना है, दैट इज फॉर श्योर। तो बिल्कुल डरो मत, सेल्फ डाउट मत करो। अगर तुम्हें पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लगन करते रहो, यू विल गेट इट। जैसे आप इस शहर में अपना संस्था को चला रहे हैं, प्रबंधन करने में आपको कोई समस्या आती है या कोई प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं? देखिए, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जहाँ पे रहेगा वहाँ पे थोड़ी बहुत तो समस्या। दिक्कतें आएंगी ही, बट टचवुड की प्रशासन का या फिर सोसाइटी का ऐसा बहुत हेल्प रहा है, लोगों का हेल्प रहा है। मीन्स कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दे आर यही छोटे प्लेस की खासियत होती है कि आपके साथ लोग खड़े होते हैं। कुछ चीज़ों में, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दिक्कतें होती हैं छोटे प्लेसेस में। जैसे यहाँ का बच्चा अगर कुछ भी अच्छा कर रहा है तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कंपेयर टू एक बड़े प्लेसेस पे। जैसे वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि अभी चैलेंजेस हैं। शाम के 6 बजे बजने के बाद बच्चों के पास घर के अलावा कोई और जगह नहीं होता जहाँ पे शांतिपूर्वक पढ़ पाए, बिकॉज ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इज अ फैक्टर। अंधेरा होता है, आना जाना कैसे करना है वो फैक्टर होता है। जैसे बड़े प्लेसेस में सुविधा होती है, रात में 9 बजे तक बच्चियाँ भी आराम से कंफर्टेबली एक सेंटर पे अपने इंस्टीट्यूट पे बैठ के पढ़ सकती हैं, टीचर्स के साथ बैठ सकती हैं। यहाँ पे ये सब दिक्कतें हैं। बारिश में बच्चों को जाने में दिक्कतें हो जाती हैं, घुटना भर पानी में जाना पड़ता है, डेंगू का शिकार होता है, उनका पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो कल्मिनेट होते हैं, और उसमें भी अगर बच्चा सक्सेस पा रहा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और फ्यूचर बहुत अच्छा करेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। जी। और सर, हम ये कहना चाहेंगे कि आपने अभी इतनी सारी बातें की, उसमें ऐसा कोई चीज़ जो छूट गया हो और आप चाहते थे बात करना, चाहे बोलना, ऐसा कोई बात? कुछ भी ऐसा तो नहीं, काफ़ी सारी बातें हुई हमारी। जी जी। बस बच्चों को यही बोलूँगा कि ऑलवेज रिमेंबर, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, उसका कोई अदर रिप्लेसमेंट शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्टकट के पीछे मत भागो सक्सेस के। सक्सेस, अगर सक्सेस क्योंकि परसेंटेज कम है तो ऑफकोर्स वो आपको छांटेगा। देयर इज मोर ऑफ रिजेक्शन दैन सिलेक्शन। तो वो सिलेक्ट कर रहा है तो कुछ देख के ही सिलेक्ट करेगा। तो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, ट्रस्ट योर सेल्फ। ज़्यादा लोग अगर कुछ निगेटिव बोल रहे हैं, आपको हमेशा डिमोटिवेट करें, उन लोगों से दूरी बना के रखो। अच्छे लोगों के आसपास रहो जो कि आपको इनकरेज करें जी। तो बस वर्क करते रहो, बिकॉज देखो, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन के बाद ही डिलीवरेंस आता है जी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आप डिसिप्लिन रहोगे, रेगुलर रहोगे, आप पाओगे ही अच्छा। एंड अगर इन केस अगर नहीं भी कर पाते हो तो तुम्हें अफसोस नहीं है कि मैंने अपना बेस्ट नहीं किया, आपने पूरा प्रयास किया। बिल्कुल, कोई रिग्रेट आप कैरी नहीं करोगे। आपको पता रहेगा हमने अपना बेस्ट और यही मुझे वहां तक लेके जा रहा है, तो दैट इज इनफ, यू विल बी हैप्पी। सो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। सर, हम लोगों के शो के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत है।
अच्छी शुरुआत है और अच्छी बात है कि मतलब आप लोगों की बातों को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और मैं तो बोलूँगा कि बिल्कुल क्रिटिकल रहिए उनके वर्क के लिए भी, जिसको जरूर। बुलाइए, मुझे बुलाइए, तो आप हमारी कमियों को भी बताइए सो दैट कि उस पर वर्क करने में आसान रहे। और बिल्कुल क्रिटिकली चीज़ों को करें और लोगों तक पहुंचाएं। लोगों की बात लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रियली इट्स रियली वंडरफुल इनिशिएटिव एंड बेस्ट विशेस फॉर योर शो, सक्सेसफुल हो। और आई होप जल्दी से हम लोग यहाँ पे मिलियन व्यूज वगैरह देखना स्टार्ट करें। जरूर जरूर जरूर। और आप यहाँ आए, बहुत सारी बातें की, दिल खोलकर अपनी बातों को रखा, और जो छात्रों के लिए लाभदायक हो सकता है वो बातें आपने रखी। और अभिभावक के लिए भी क्या क्या जरूरी है इन बातों को भी आपने रखा। क्या क्या समस्याएं बच्चों को आती है, चाहे कैसे बच्चे अपग्रेड हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा की। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम समझते हैं कि बहुत सारे छात्र और अभिभावक आपसे प्रेरित हो रहे होंगे, शिक्षक भी आपसे बहुत कुछ जानकारी ले रहे होंगे। तो आप यहाँ आए, हम सभी को अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आप दोनों का और हमारे पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा स्टूडियो है जी। और हम कहना चाहेंगे कि ये संख्या स्टूडियो है, और ये हमारे पॉडकास्ट को कर पाने में, हाजीपुर में कर पाने में इनकी बहुत बड़ी योगदान इन्होंने दिया है, हम लोग को सहयोग किया है, और टेक्नोलॉजी से लेकर सभी चीज इन्होंने उपलब्ध कराया है। अमन एंड आपकी टीम दोनों को बहुत बहुत मुबारक कि आप लोग कोशिश करें। यही बोला ना, अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी शुरुआत होगी। जी जी। तो बहुत अच्छी शुरुआत है एंड आई रियली विश कि आप लोग बहुत अच्छा करें आगे फ्यूचर में, और भी अच्छे लोग आएँ और ये शो भी हिट हो। जरूर जरूर। बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।